हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉन्डिस हमने पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो सिरोसिस क्या होती है वो पढ़ते हैं, और जब सिरोसिस पढ़ेंगे उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिरोसिस क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन। इट इज एंड स्टेज लिवर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल डिफ्यूज फाइब्रोसिस विद फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स। तो सिरोसिस क्या हमारे पास? ये हमारे पास एक एंड स्टेज लिवर डिजीज है, मतलब कि अब हमारे पास लिवर का फंक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है, एंड स्टेज पे आ गया है लिवर। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि इरिवर्सिबल डिफ्यूज फाइब्रोसिस होती है, मतलब कि किसी बंदे को बहुत लंबे अरसे से क्रोनिक लिवर की इंजरी चलती आ रही है, फिर उसमें क्या होगा कि डिफ्यूज फाइब्रोसिस हो जाएगी और वो इरिवर्सिबल होगी, फिर वो सही भी नहीं होगी। और इसमें हमारे पास रीजनरेटिव नोड्यूल्स भी बन जाते हैं लिवर में। रीजनरेटिव नोड्यूल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि देखो, जब शुरू में इंजरी हुई होगी तो लिवर ने उसको रीजनरेट करके सही कर लिया होगा, क्योंकि लिवर की रीजनरेशन पावर होती है, तो वो सही हो गई होगी। लेकिन वो इंजरी इतने लंबे अरसे तक चली कि वो बार बार रीजनरेशन हो रही थी, फाइब्रोसिस रीजनरेशन फाइब्रोसिस, तो वहाँ पे फिर रीजनरेटिव नोड्यूल्स भी बन जाते हैं और इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस भी हो जाती है। तो ये देखें, हमारे पास एक लिवर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास फाइब्रोसिस हो रही है और रीजनरेटिव नोड्यूल्स बन रहे हैं। तो इस तरह ये हमें ऐसे लिवर नज़र आएगा, ऐसे नोड्यूल्स ऐसे ऊपर और बाहर ऐसे होते हैं ना, ऐसे बने हुए होंगे। तो इसके अलावा अगर मैं बताऊँ ना कि सिरोसिस में क्या होता है, तो सिरोसिस में जो हमारे पास नॉर्मल लिवर का टिश्यू होता है ना, वो हमारे पास फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है, फाइब्रोसिस होती है ना, इसलिए। डीकम्पनसेटेड सिरोसिस रेफर्स टू सिरोसिस इन एसोसिएशन विद जॉन्डिस, वेरिसियल हेमरेज, एसाइटिस और एन्केफेलोपैथी। तो डीकम्पनसेटेड सिरोसिस वो सिरोसिस होती है जिसमें लिवर के सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं, मतलब उसकी जो कॉम्प्लिकेशन आती है ना सिरोसिस की, वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जैसे जॉन्डिस उसमें पेशेंट में होता है, वेरिसियल हेमरेज, एसाइटिस, एन्केफेलोपैथी, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सिरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन कॉज है ना पोर्टल हाइपरटेंशन का, वो क्या है? हमारे पास सिरोसिस है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो पोर्टल वेन होती है ना, उससे आगे ब्लड नहीं जा पाता, सारा ब्लड पोर्टल वेन में पूल करता है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम। कॉजेज क्या हमारे पास? सिरोसिस के वायरल हेपेटाइटिस कॉज हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज है वर्ल्ड वाइड। मतलब कि हेपेटाइटिस ए, डी और ई ये नहीं करवाते सिरोसिस, ये हमारे पास अक्यूट इन्फेक्शन होते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन बी और सी क्रॉनिक इन्फेक्शंस में भी कन्वर्ट होते हैं, तो ये हमारे पास सिरोसिस करवाते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज इन द वेस्ट। अल्कोहलिक लिवर डिजीज ओवरऑल मोस्ट कॉमन है और ये मोस्ट कॉमन कॉज है वेस्ट में सिरोसिस का। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ये भी हमारे पास एक कॉज है। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलांजाइटिस, ये भी हमारे पास एक कॉज है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की वजह से भी होती है सिरोसिस। हिमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज। हिमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि आयरन की डिपोजिशन हो जाती है बॉडी में ज़्यादा, और विल्सन डिजीज में कॉपर की डिपोजिशन होती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है सिरोसिस। क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस भी हो सकती है, मतलब कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की वजह से 10 to 15% केसेस में होती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है सिरोसिस में? पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है शुरू में और उसको एनोरेक्सिया, वेट लॉस होता है। जॉन्डिस समय नजर आती है पेशेंट में। कोगुलोपैथी होती है पेशेंट को। एन्सेफेलोपैथी होती है। कोगुलोपैथी क्यों हो रही है? क्योंकि लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं ना, तो जब वो नहीं बनेंगे तो कोगुलोपैथी होगी। एन्केफेलोपैथी क्यों होती है? क्योंकि जो लिवर में हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह वो मेटाबोलाइज होते हैं, जब वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो वो ब्रेन की तरफ जाएंगे, तो इसलिए एन्केफेलोपैथी होगी। पोर्टल हाइपरटेंशन भी होती है इसमें। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है? असाइटिस होती है, एसोफेजियल वेराइसिस होते हैं। असाइटिस क्या होता है? हमारे पास जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें अगर हमारे पास फ्लूइड बहुत ज़्यादा आ जाए तो असाइटिस होती है, मतलब डिस्टेंशन हो जाती है एब्डोमेन की। एसोफेजियल वेराइसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास एसोफेगस की वेन्स होती है ना, वो डायलेट हो जाती हैं, फिर वो रप्चर भी करती हैं, तो ब्लीडिंग होती है, हेमेटोमेसिस भी होती है पेशेंट को। साइंस क्या होते हैं हमारे पास इसमें? वो तो हमारे पास जो है ना सिम्टम्स थे। अब साइंस क्या होते हैं? लिवर में हमें क्या मिलता है? इनिशियली एनलार्ज होता है लिवर, फर्म होता है, पैल्पेबल होता है। प्रीडोमिनेंटली लेफ्ट लोब जो है ना वो पैल्पेबल होता है। इवेंचुअली फिर क्या होता है? श्रंकन और नोडुलर हो जाता है। फिर सिरोसिस में पहले एनलार्ज होता है लेकिन बाद में श्रंक सुकर जाता है, नोड्यूलर हो जाता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना ऐसे। साइंस ऑफ कंपनसेटेड सिरोसिस। कंपनसेटेड सिरोसिस की क्या साइंस होती हैं?
कंपनसेटेड सिरोसिस में कोई कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं होंगी, जैसे एसाइटिस है और एसोफेजियल वराइसिस है, एनकेफेलोपैथी है, तो ये नहीं मिलती है हमें। सिर्फ हमें क्या मिलते हैं, ज़ेंथिलिज्मा मिलते हैं, पैरोटिड एनलार्जमेंट मिलती है। ज़ेंथिलिज्मा मैंने आपको पहले ही बता दिए क्या होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ना, उसकी एनलार्जमेंट होती है। स्पाइडर एंजियोमेटा मिलते हैं हमें और पामर एरिथमा मिलता है ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन। स्पाइडर एंजियोमेटा और पामर एरिथमा मिलते हैं हमें, तो ये मैं आपको पिक्चर में बाद में दिखाऊंगी। पामर एरिथमा में क्या होता है कि जो पाम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। स्पाइडर एंजियोमेटा मैं आपको बाद में दिखाती हूँ पिक्चर में। और ये दोनों चीज़ें एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से हो रही हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है ना, तो लिवर सही से काम नहीं कर रहा, तो इसलिए एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स मिलती है। लैक्रिमल ग्लैंड्स की भी एनलार्जमेंट होती है। इसमें गायनेकोमेस्टिया मिलता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी मिलती है। और गायनेकोमेस्टिया क्या होता है कि जो मेल है ना, उनमें ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाती है। और ये हमें क्यों मिलता है गायनेकोमेस्टिया, क्योंकि एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है ना सिरोसिस में, तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है एस्ट्रोजन से, तो इसलिए गायनेकोमेस्टिया मिलता है। और टेस्टिकुलर एट्रोफी मिलती है, क्योंकि यही वजह है कि एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मेल्स में टेस्टिकुलर एट्रोफी भी मिलती है। स्प्लीनोमेगाली मिलती है हमें। स्प्लीनोमेगाली क्यों मिलती है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हमें मिलती है। लिवर स्मॉल और लार्ज, लिवर स्मॉल भी हो सकता है या लार्ज भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। शीशु में लिवर लार्ज होता है, फिर स्मॉल हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। पर्परा और पिगमेंटेड अल्सर्स में मिलते हैं इसमें हमें, और क्लबिंग में मिलती है। तो कंपनसेटेड सिरोसिस में ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन वही मेजर सिम्टम्स हमें नहीं मिलते, क्योंकि लिवर का फंक्शन अभी कुछ हद तक चल रहा होता है, मतलब बिल्कुल लिवर का फंक्शन खत्म नहीं होता है इसमें। साइंस ऑफ डीकम्पनसेटेड सिरोसिस क्या है हमारे पास, एनकेफेलोपैथी मिलती है इसमें, एस्टेक्सिस फ्लैपिंग ट्रेमर्स मिलते हैं। तो ये भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ पिक्चर में कि कैसे हम इसको करवाते हैं। इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने हाथ ऐसे दीवार की तरफ सीधे ऐसे करे, तो हम फिर देखते हैं ट्रेमर्स वगैरह हैं उसमें या नहीं, या फिर हम पेशेंट के हाथ को थोड़ा सा ऐसे पीछे करके आगे करते हैं, तब भी देखते हैं हम ट्रेमर्स वगैरह हैं या नहीं है। इसके अलावा हमें असाइटिस मिलती है डीकम्पनसेटेड सिरोसिस में। असाइटिस में क्या होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, उसमें फ्लूइड की अकुमुलेशन हो जाती है, तो हमें डीकम्पनसेटेड सिरोसिस में कैपेट मेड्यूसा भी नजर आता है। तो कैपेट मेड्यूसा क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि हमारे पास है ना, जो लिवर है ना, उसमें पैरा अम्बिलिकल वेन्स होती हैं जो कि नॉर्मली इनएक्टिव होती हैं। तो जब हमारे पास पोर्टल वेन में ज़्यादा ब्लड होता है ना, तो फिर ये जो है ना पैरा अम्बिलिकल वेन्स, ये हमारे पास एक्टिव हो जाती हैं। तो फिर जब क्या होगा, ये एक्टिव होंगी ना, तो ये क्या करती हैं कि जो पोर्टल वेन है ना, उसको सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन्स के साथ कनेक्ट करती हैं थ्रू कोलेटरल्स। ये खुद कोलेटरल वेन्स हैं। थ्रू कोलेटरल सर्कुलेशन पोर्टोसिस्टमिक शंट बन जाता है, मतलब पोर्टल वेन से ब्लड जो है ना, वो फिर सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन्स में जाता है, जो कि सिस्टमिक वेन्स हैं। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जब पोर्टल वेन से ब्लड जाएगा इनटू सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन्स थ्रू द पैरा अम्बिलिकल वेन्स, तो फिर क्या होगा कि जो हमारे पास सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन्स होंगी ना, वो डायलेट हो जाएंगी। तो फिर ये हमारे पास एब्डोमिन में बीच में अम्बिलिकस होता है, तो अम्बिलिकस के अराउंड हमें ऐसे सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन्स डायलेटेड नजर आएंगी। इस तरह की अपीयरेंस होगी, जिसको हम बोलेंगे कैपेट मेड्यूसा। एडिमा मिलता है हमें ओवरऑल बॉडी में। फीटर हेपाटिकस मिलती है। फीटर हेपाटिकस मतलब कि जो पेशेंट है ना, उसके माउथ से ऐसी स्वीटी या मस्टी या फिर ऐसी फीकल ब्रेथ आती है माउथ से, इसको हम ब्रेथ ऑफ द डेड भी बोलते हैं, मतलब जैसे मुर्दों की जो स्मेल होती है ना, वैसी ही होती है ये स्मेल। अब हमारे पास क्या है, साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन हमारे पास कंपनसेटेड में भी होती है, डीकम्पनसेटेड में भी होती है। कंपनसेटेड में थोड़ी बहुत होती है पोर्टल हाइपरटेंशन, लेकिन डीकम्पनसेटेड में इसके जो साइंस और सिम्टम्स है वो ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की साइंस क्या है, स्प्लीनोमेगाली होती है पेशेंट को, असाइटिस होती है। स्प्लीनोमेगाली क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो पोर्टल वेन बनती है ना, वो हमारे पास स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से मिलकर बनती है। तो जब हमारे पास ब्लड पोर्टल वेन से आगे नहीं जाएगा, तो वो ब्लड पीछे जाएगा स्प्लीनिक वेन में, और फिर स्प्लीन में ज़्यादा ब्लड जाएगा, वहाँ पे ब्लड की कंजेशन हो जाएगी स्प्लीन में, और स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाएगा। तो स्प्लीनोमेगाली होगी पेशेंट को। असाइटिस होगी पेशेंट को। तो असाइटिस क्यों हो रही है, तो असाइटिस इस वजह से होती है कि एक तो हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन में पोर्टल वेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड है ना, वो वेसल से निकलकर पेरिटोनियम में आ जाता है। तो इसलिए एक ये कॉज हो गया। एक ये है कि हमारे पास एल्ब्यूमिन जो है ना, वो लिवर बनाता है ना, तो जब लिवर काम नहीं करेगा तो एल्ब्यूमिन भी नहीं बनेगा हमारे पास। जब एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा तो तब भी हमारे पास जो है ना, वाटर जो है ना ब्लड वेसल से निकलकर पेरिटोनियल कैविटी में आएगा और असाइटिस करवाएगा। और दूसरा भी एक रीज़न होता है, वो मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी ना असाइटिस, उसमें बताऊंगी। इसके अलावा कैपेट मेड्यूसा होते हैं
डायलेटेड सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन्स होती हैं, जो मैंने आपको पहले ही ये बता दी, ये वाली। एसोफेजियल वराइसिस होती हैं, पेशेंट को एसोफेगस की जो वेन्स होती हैं ना वो डायलेट हो जाती हैं और फिर वो रप्चर भी कर सकती हैं। जब रप्चर करती हैं तो फिर हेमेटोमेसिस होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, एसोफेजियल वराइसिस और साइटिस, तो मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी वहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। अब हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन सिरोसिस की। तो इन्वेस्टिगेशन में हम कुछ टेस्ट जो करवाते हैं ना वो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ को चेक करने के लिए करवाते हैं, और कुछ जो है ना हम कॉज ऑफ डिजीज़ को चेक करने के लिए करवाते हैं, और इसके अलावा हम इमेजिंग भी करवाते हैं। तो जो हम सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ को चेक करने के लिए टेस्ट करवाते हैं ना उसमें हम क्या करवाते हैं, लिवर फंक्शन को चेक करने के लिए सीरम एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाते हैं। ये हमारे पास बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं लिवर फंक्शन के, मतलब लिवर के फंक्शन के बारे में हमें यही बता सकते हैं, ये बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं। LFTs हमें लिवर के फंक्शन के बारे में नहीं बताते कि लिवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, LFTs हमें नहीं बताते। पुअर प्रोग्नोसिस कब होगी, जब डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेस देन 28 ग्राम पर लीटर होगा और इंक्रीज PT होगा। मतलब एल्ब्यूमिन लेस देन 28 ग्राम पर DL होगा और इंक्रीज PT होगा ना, तो पुअर प्रोग्नोसिस होगी। LFTs हम करवाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, एलिवेटेड बिलीरुबिन होता है, एलिवेटेड ALT और AST होते हैं, मतलब एलिवेटेड अमाइनो ट्रांसफरेजेस होते हैं, और एलिवेटेड होता है सीरम ALP। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हम करवाते हैं, उनमें हमें क्या मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया मिलता है, मतलब लो सीरम सोडियम मिलता है। लो सीरम सोडियम क्यों मिल रहा है, क्योंकि किडनी की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है सिरोसिस में, हेपाटो रीनल सिंड्रोम होता है, तो इसलिए वो भी हम पढ़ेंगे। सीरम क्रिएटिनिन एलिवेटेड होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 130 माइक्रोमोल पर लीटर इज मार्कर ऑफ फर्स्ट प्रोग्नोसिस। अगर सीरम क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन जो है ना वो हमारे पास एलिवेटेड हो मोर देन 130 माइक्रोमोल पर लीटर से, तो ये हमारे पास मार्कर है फर्स्ट प्रोग्नोसिस का। मतलब कि अगर इतना ये बढ़ा हुआ होगा ना सीरम क्रिएटिनिन तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगी। तो सीरम क्रिएटिनिन भी हमारे पास हेपाटोरीनल सिंड्रोम की वजह से ही बड़ा होता है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है सिरोसिस में। CBC करवाते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है, एनीमिया मिलता है, ल्यूकोपीनिया मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है। अब हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ डिजीज के लिए हम कौन से टेस्ट करवाते हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, वायरल मार्कर्स करवाते हैं हेपेटाइटिस B और C के लिए। मतलब अगर हमें लग रहा है कि ये कॉज हो सकता है तो हम ये वाले टेस्ट करवाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है तो हम सीरम ऑटो एंटीबॉडीज करवाएंगे, और सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हम करवाते हैं, आयरन प्रोफाइल करवाते हैं और फेरेटिन करवाते हैं। हेमोक्रोमेटोसिस के लिए कॉपर और सेरुलोप्लाज्मिन करवाते हैं। विल्सन डिजीज़ के लिए, क्योंकि विल्सन डिजीज़ में कॉपर बढ़ जाता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लेवल्स भी करवाते हैं, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी वजह से भी सिरोसिस होती है। तो ये हम कॉज ऑफ डिजीज़ के लिए ये वाले टेस्ट करवाते हैं। इमेजिंग भी हम करवाते हैं, उसमें हम क्या करवाते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं एब्डोमेन का, एंडोस्कोपी करवाते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ वेराइसिस एंड हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी और वेराइसिस के डिटेक्शन के लिए ये करवाते हैं हम एंडोस्कोपी। MRI करवाते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए हम MRI करवाते हैं। लिवर की बायोप्सी भी करवाते हैं टू कंफर्म द सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ लिवर डिजीज। सीवियरिटी और टाइप ऑफ लिवर डिजीज को कंफर्म करने के लिए हम लिवर बायोप्सी भी करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पाल्मर एरिथमा की पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं ये पाम्स कितनी रेड हुई हुई हैं। ये हमारे पास क्या है, स्पाइडर नेवाई की पिक्चर है, स्पाइडर नेवाई ये देखें आप बना हुआ है। ये हमारे पास क्यों बनते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन की वजह से ये बनते हैं, और पाल्मर एरिथमा भी एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ये देखें ये हमारे पास गायनेकोमेस्टिया की पिक्चर है, ये देखें यहाँ पे एक मेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो गई है ड्यू टू एस्ट्रोजन। ये देखें हमारे पास कैपेट मेड्यूसा की पिक्चर है, ये देखें हमारे पास कैसे अरेंजमेंट है वेंस की, कैपेट मेड्यूसा है, ये देखें इस तरह ये डायलेशन हो गई है हमारे पास सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन्स की, इस तरह पैटर्न होता है फिर हमारे पास। और इसके अलावा आप ये असाइटिस देख सकते हैं कितना एब्डोमेन में फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये हमारे पास फ्लैपिंग ट्रेमर की पिक्चर है। तो फ्लैपिंग ट्रेमर हम कैसे चेक करते हैं, जर्की फॉरवर्ड मूवमेंट्स एवरी 5 to 10 seconds व्हेन आर्म्स आर आउटस्ट्रेच्ड एंड हैंड्स आर डोर्सिफ्लेक्स सजेस्ट हेपेटिक एन्केफेलोपैथी। द मूवमेंट्स आर कोर्सर देन दोज सीन इन ट्रेमर। तो हम क्या करवाते हैं कि जर्की फॉरवर्ड मूवमेंट्स करवाते हैं हर 5 से 10 सेकंड के बाद, जब पेशेंट की जो आर्म्स है ना वो आउट स्ट्रेच्ड होती हैं ऐसे, और हैंड्स जो है ना वो डोर्सिफ्लेक्स्ड होते हैं, तब हमें जो है ना वो फ्लैपिंग ट्रेमर्स नज़र आते हैं। अगर फ्लैपिंग ट्रेमर्स हमें नज़र आ गए ना तो मतलब कि पेशेंट को हेपेटिक एन्केफेलोपैथी है। जो हमें ट्रेमर में नज़र आती है मूवमेंट्स, उससे ये कोर्सर मूवमेंट्स होती हैं। तो ये हमने सिरोसिस के बारे में कुछ पढ़ लिया है, बाकी इसकी जो एक क्लासिफिकेशन है चाइल्ड-प्यूक्स क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।